नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। शुरू कर चुके हैं हम लोग एक और टॉपिक जो कि प्रथम लेसन के आगे की श्रेणी है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत परिचय हम पढ़ चुके हैं, उसके यानी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ चुके हैं, शीत युद्ध क्या है ये पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। किस प्रकार से दो ध्रुवों के अंदर दो ध्रुव में विश्व बंट चुका था, दो ध्रुव उभर कर आते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है तो विश्व के अंदर दो महाशक्तियाँ उभर कर आती हैं। मैंने आपको जो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो वो उभर कर आते हैं। उन दो महाशक्तियों का नाम क्या होता है? अमेरिका और यूएसएसआर। ये जब उभर कर आते हैं विश्व के अंदर तो विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ते हैं। जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपनी विचारधारा में मिलाने की, उनको अपनी विचारधारा में शामिल करने की एक मुहिम में शुरू कर देते हैं। यही सब चीज़ों के बारे में इस हेडिंग के अंतर्गत के पॉइंटों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरा लेक्चर सुनते हो तो प्लीज़ आप अपने साथ कॉपी और पेन और साथ साथ अगर आपके पास ये किताब है तो उसे लेकर बैठें, ताकि आप जहाँ जहाँ मैं चीज़ों को समझा के या गोला डालकर उसके चीज़ों को मतलब समझाता हूँ तो आप उस चीज़ को भी वैसे वैसे ही करने की कोशिश कीजिए। देखना आपके अंदर एक पॉजिटिव रिफॉर्म आएगा। आप चीज़ के आपकी इस बुक को लेकर एक बेहतरीन समझ पनपेगी। ये मेरा एक अनुमान है कि मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चों को इसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता था। तो उनके अंदर शुरू से ही एक हैबिट पड़ चुकी थी किताब को पढ़ने की, उनसे अटैचमेंट करने की, कॉन्सेप्ट को वो समझने की कोशिश करते थे। तो ये इससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। आप गाइड से 4 क्वेश्चन पकड़कर चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक उसके बारे में पूरी गहराई नहीं समझ में आएगी तो आप लेसन को नहीं, उस क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो यही मेरी एक कोशिश है ताकि ये समझ जो है मैं आप लोगों तक बनाए सकूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हो, परंतु क्योंकि मैं इस विषय का थोड़े से जानकार हूं, कहीं ना कहीं मैं जानकारी रखता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं आप तक ये जानकारी आप तक भी पहुंचे। यही मेरी छोटी सी कोशिश है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को, जो कि है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। क्योंकि विश्व के अंदर अब दो ध्रुव उभर कर आ चुके हैं, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। दो ध्रुवों का विश्व में आरंभ शुरुआत हो जाती है, आरंभ हो जाता है। विश्व के अंदर दो ध्रुव उभर कर आते हैं, दो देश उभर कर आते हैं। आप देखोगे विश्व के अंदर शीत युद्ध के दौरान जो है ना, विश्व में दो महाशक्तियाँ उभर कर आती हैं। ये महाशक्तियाँ विश्व के अंदर जिस प्रकार से संतुलन बनाए रखती हैं या विश्व के अन्य देशों पर प्रभाव छोड़ती है या उन देशों को अपनी विचारधारा में शामिल करने की जो कोशिश करती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ के तौर इस टॉपिक के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। हर देश चाहता था, यानी अमेरिका चाहता था कि उसकी ताकत बढ़े, यूएसएसआर चाहता था कि उसकी ताकत बढ़े। तो वो अपनी चाहतों को बढ़ाने के लिए दुनिया के अन्य देश जो अभी आज़ाद हो रहे थे 1945 के बाद, उन देशों को अपनी क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर, अपनी विचारधारा के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वो बढ़ा क्यों रहे थे? जाहिर सी बात है, जितने देश एक महाशक्ति के पीछे खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस महाशक्ति की ताकत में वृद्धि ही होगी। क्योंकि जिन देशों का साथ मतलब मान के चलो, जो छोटे देश जो हैं वो अपने से शक्तिशाली देशों के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ हाथ बढ़ा मिलाते हैं, तो उनके पीछे का एक छोटा सा रीज़न ये होता है सिक्योरिटी पर्पस, सुरक्षा के मसलों को लेकर। जैसे हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत से सुरक्षा, अपने आप को भारत से सुरक्षित नहीं मानता था पाकिस्तान, तो उसने अपनी सुरक्षा को बेहतर करने के लिए अमेरिका के सैनिक अड्डों के अंदर या अमेरिका की विचारधारा में शामिल हो गया था। इसके बदले में अमेरिका को पाकिस्तान के जो संसाधन हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसका लाभ मिलता है, जिससे क्या होता है विश्व पटल पे अमेरिका जो है अपने ताकतवर होने की दावेदारी और मजबूती से करता है। तो यहाँ पे ये दोनों देश ही इसी प्रकार से काम करते हैं। आइए इस चीज़ को थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दुनिया दो गुटों के बीच बहुत ही साफ तौर पे बढ़ चुकी थी, स्पष्ट का मतलब साफ तौर पे बढ़ गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। यानी जाहिर सी बात है, ऐसे भी तो देश हो सकते हैं जो अमेरिका को पसंद करते हैं और ऐसे भी देश हो सकते हैं जो यूएसएसआर को पसंद करते हैं। तो ऐसे देश, उन देशों ने क्या काम करा, अपने पसंद की विचारधारा वाले देशों के साथ या महाशक्तिशाली देशों के साथ गठबंधन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहला ऐसे देश आ गए जो अपनी पसंद रखते हैं
कि उन्हें इस विचारधारा के देश या उस विचारधारा की महाशक्ति पसंद में या समझ में आ रही है। तो इसलिए ऐसे देशों ने अमेरिका यूएसएसआर के साथ जाने का निर्णय लिया, वो है अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उन्हें वो सुटेबल करती है। पूंजीवादी में जाना है या साम्यवादी में जाना है, ऐसे देश अपनी व्यवस्था को लेकर सुटेबल थे कि भाई इस देश के साथ जाएंगे तो उनका भला होगा। तो ऐसे ही देशों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। आपसी विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। जाहिर सी बात है, जो अपने निजी हित है ना उसके लिए क्या था उनका। जो छोटे छोटे देश है ना, जो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं या फिर यूएसएसआर के साथ जाना चाहते हैं, इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये भी रहा है कि उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट, उनका निजी हित क्या है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है सिक्योरिटी पर्पस, सुरक्षा को लेकर। जैसे मैंने बताया ना कि पाकिस्तान जो है भारत को अपना सुरक्षा के लिए खतरा मानता था, इसलिए वह पाकिस्तान जो है अमेरिका के सैनिक अड्डे में, अमेरिका की विचारधारा में शामिल हो गया। जिससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ कि अमेरिका को फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के सैनिक अड्डे और पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं और जो पाकिस्तान के जो संसाधन हैं उस पर भी एक तरह से अधिकार अमेरिका का हो गया। अमेरिका के विचारधाराओं में पाकिस्तान बंध जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे देशों का ये फ़ायदे थे कि वो अपने हित किससे ज़्यादा बेहतर जुड़ाव करके देखते हैं, या फिर अपना जो इंटरेस्ट है यानी सुरक्षा को लेकर वो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं। तो इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। यानी किसके खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला? जो स्थानीय देश हैं, प्रतिद्वंदी देश है, जो स्थानीय प्रतिद्वंदी देश है। स्थानीय समझ में आ गया ना, जैसे मैंने बोला इंडिया और बनाम पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से क्या मानता है? खतरा मानता है। पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया मेरे लिए खतरा है, तो इसलिए वो कहाँ चले गया? अमेरिका के साथ चले गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? अमेरिका के साथ चले गया। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है दोस्तों। एक मिनट। तो इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को एक वायदा मिला था कि अगर भारत से आपको खतरा महसूस होगा तो अमेरिका आपकी मदद करेगा। तो ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट था कि वह अमेरिका के साथ मिला। आप जानते हो ना, जब 1971 का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने मदद करी थी पाकिस्तान की, परंतु हमारी मदद करने के लिए यूएसएसआर भी आया था क्योंकि इससे पहले हमने 20 सूत्री मतलब एक संधि कर ली थी हम यूएसएसआर के साथ सुरक्षा को लेकर। तो यहाँ पर हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। परंतु जाहिर सी बात है, सुरक्षा का जो मसला है ना वो छोटे छोटे देशों के लिए काफ़ी हमेशा से महत्वपूर्ण विषय बना रहा है। तो पाकिस्तान जैसे छोटे देशों के लिए भारत को जो हमेशा से खतरा मानता है अपना, वह तो पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ मिल गया था। और आगे के लेसन में हम देखेंगे इसका असर भी दिखता ही है, और ये पहले लेसन से ही आपको सारे रेफरेंस दिखेंगे आगे के लेसन में। तो इसलिए पहले लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, इसके खिलाफ, देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के देशों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, जिन देशों ने बड़ी महाशक्तियों का साथ लिया, उन महाशक्तियों ने उन छोटे देशों को हथियार सप्लाई करे, ठीक है, ताकि वह अपनी सुरक्षा और बेहतर कर सके। ठीक है, पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने ही सप्लाई करा है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है दोस्तों, समझने वाली भी बात है कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के समर्थन में रहा था। इसलिए भारत जो है ना, कभी भी अमेरिका को अपना दोस्त यानी ऐसा दोस्त नहीं मानता जो हमेशा काम आया है। वो सिर्फ एक मौका परस्त दोस्त है कि वो सिचुएशन देखकर कभी भी चीज़ों को बदल लेता है। वैसे देखा जाए सिचुएशन से समझ में यही आता है कि दुनिया में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। ठीक है, यह आगे के लेसन में आपको जानने को मिलेगा, देखते हैं अभी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। मैंने बताया ना, सबसे पहले यूरोप में ही हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, ये मैं समझा चुका हूँ दोस्तों, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी शाम कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन के पश्चिमी जैसे शब्द है ना दोस्तों, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अमेरिका की विचारधारा यानी पूंजीवाद, और पूर्वी गठबंधन आए तो आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए? यूएसएसआर यानी साम्यवादी विचारधारा,
यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो ये यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि कैसे यूरोप है, यूरोप की धरती जो है वैचारिक तौर पे बढ़ गई थी। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, क्या बच्चे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? जिसमें 12 देश शामिल थे। नाटो की स्थापना कब हुई दोस्तों? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, जिससे बोला जाता है नाटो, ठीक है, 1949 नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपने सागर देखा है अमेरिका के साथ में जो लगा हुआ है, ठीक है, पूर्व की तरफ, उसे एटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो एटलांटिक के जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ना, नॉर्थ की दिशा में जो है, वहाँ पर सैनिक अड्डे लगाए गए हैं। और ये जो नॉर्थ पार्ट जो है ना, वो यूरोप से काफ़ी सटा हुआ पार्ट है। तो इसलिए ये जो नाटो संधि की गई है वह यूरोप के पूर्वी पश्चिमी यूरोप को काफ़ी ज़्यादा मदद देती है। तो इसलिए नाटो की स्थापना की गई थी। और इसमें का मतलब क्या है, नाटो के मतलब क्या है, नाटो में ये क्यों बनाया गया? पहली बात तो नाटो एक सैनिक अड्डा है, ठीक है, जो कि कहाँ पे बनाया गया है? एटलांटिक महासागर के उत्तरी दिशाओं के अंदर बनाया गया है, जो कि पश्चिमी यूरोप को टच करता है, पश्चिमी यूरोप के देशों से को समर्थन करता है। उसके पश्चिमी यूरोप के देश इस नाटो देशों में शामिल भी हैं। और नाटो के अंदर ये कहा गया है कि नाटो के किसी भी एक सदस्य पे हमला होता है ना, तो वह उस देश पे हमला नहीं मानकर पूरे नाटो सदस्य पे हमला माना जाएगा। और जो नाटो सदस्य पे सभी नाटो सदस्य पे हमला माना जाएगा, और पूरे नाटो जो है उस हमले का जवाब मिलकर जवाब देगी। तो कहने का मतलब सामूहिक तौर पर इसका क्या कहते हैं, एक्शन लिया जाएगा। चाहे किसी एक नाटो देश पर किसी एक पर ही क्यों ना हमला किया गया हो, परंतु पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा और पूरी नाटो ही पूरे इस हमले का जवाब देगी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी गई थी नाटो के द्वारा, कि एक देश का मतलब है, एक देश को नुकसान का मतलब है पूरे नाटो को नुकसान पहुँचाना। और फिर पूरी नाटो जो है नुकसान की भरपाई युद्ध के तौर पर देगी, तो सामने वाले देश को उसको जवाब को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, ये देखो दोस्तों, हाँ ये रहा, हाँ, तो उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के दोनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उत्तरी, ये नाटो की फुल फॉर्म बता रहा है, नाटो की वो बता रहा है परिभाषा, नाटो किस तरह से काम करती है, कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देशों अपने ऊपर हमला मानेंगे, और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो वार्सा जो है ना, जो वार्सा पैक्ट जो है, वो यूएसएसआर की तरफ से एक रिएक्शन के तौर पर थी। किसके रिएक्शन में थी? क्योंकि पहले अमेरिका ने एक्शन करा था एक नाटो सैनिक संगठन बनाकर, नाटो का सैनिक संगठन बनाकर, और इसके जवाब में अमेरिका यूएसएसआर के द्वारा एक रिएक्शन में जो है, इसके जवाब में एक सैनिक अड्डा बनाया गया था, जिसे वार्सा संधि कहा जाता है या वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है, जो कि 1955 में बनाया गया था। जैसे नाटो कहता है ना कि अगर नाटो पे किसी एक पर हमला होता है तो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा और पूरी नाटो जो है उस हमले का जवाब देगी, उसी प्रकार वार्सा संधि भी या वार्सा पैक्ट भी यही काम करता है कि वार्सा संधि के तहत अगर किसी वार्सा संधि के हस्ताक्षर किए गए किसी एक देश पे हमला होता है तो पूरा वार्सा किए गए संधि देशों पे हमला माना जाएगा, और उसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी, ये भी ध्यान रखो दोस्तों। और पूरा वार्सा जो संधि किए गए देश जो है उस हमले का क्या कहते हैं, अगुवाई करेगा पूरा वार्सा। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। वार्सा की स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक है। वार्सा एक जगह का नाम है दोस्तों, ध्यान में रखना, उसी जगह के नाम से इस संधि का नाम रखा गया। संधि का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, समझौता करना। तो समझौता था सैनिक अड्डों का, यानी सुरक्षा को लेकर सैनिक अड्डे बनाने के लिए, ठीक है। तो 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का
यूरोप में मुकाबला करना था। किस में मुकाबला करना था दोस्तों? यूरोप में मुकाबला करना था। शीत युद्ध का दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरत और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। किससे होता था? शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का जो भी निर्धारण होता है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन समझ में आ रहा है ना, कि जैसे नाटो बन गया वैसे ही वार्सा बन गया, इनका निर्धारण जो है महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियाँ के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना हुआ था। ये तो मैं शुरू से बता आ रहा हूँ दोस्तों, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे वो शीत युद्ध ही क्यों ना हो, ये सब जो नुकसान झेला है ना, यूरोप ने ही झेला है दोस्तों। अगर आप पढ़ोगे ना आगे चल के, यूरोपियन यूनियन बनता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मार्शल योजना बनती है, उसमें भी आपको समझ में आएगा कि मार्शल योजना क्यों बनाई जा रही है। क्योंकि जहाँ पे ये योजना लाने की कोशिश की जा रही है ना, वो एक ऐसी जगह है, ऐसी ज़मीन है जहाँ पर यूरोप सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है, चाहे वो पहला विश्व युद्ध, चाहे द्वितीय, चाहे वो शीत युद्ध ही क्यों ना हो। तो ये एक मुख्य कारण है, और कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको शीत युद्ध से मिल ही जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल करने के लिए देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है, जो देश नहीं आ रहे थे ना प्यार से, उन्हें डंडे के जोर पे अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश की गई। सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल, जो भी पूर्वी यूरोप यानी जो मैंने बताया था, यूरोप जो है दो भागों में बटा था वैचारिक तौर पे। एक था पश्चिमी यूरोप और दूसरा है पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर के द्वारा इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह तय करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। यानी उसने काफ़ी ज़्यादा जोर जबरदस्ती, यानी पूर्वी यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो यूएसएसआर के विचारधारा में जाए, परंतु यूएसएसआर के जो दबाव है सैनिक तौर पर, बल तौर पर वह आगे नहीं बढ़ पाए, अपनी विचारधारा को बदलने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसे भी देश थे, जो छोटे देश थे, जो अपनी विचारधारा अपनी पसंद की तो चुनना चाहते थे, परंतु सोवियत संघ के दबाव के कारण वह नहीं बदल पाए। आज का भी एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है दोस्तों। आज जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसके पीछे का मेन रीज़न पता है क्या है? कि यूक्रेन भी चाहता है कि वह नाटो में शामिल हो जाए, जबकि रूस अब दबाव बना रहा है। परंतु ये समझना है दोस्तों, आज वार्सा नहीं है, ठीक है, वार्सा पैक्ट नहीं है। हाँ, अमेरिका का नाटो जरूर है, और नाटो के अंदर कौन जाना चाहता है? यूक्रेन जाना चाहता है। और एक और बड़ी बात यह है कि रूस से ना बहुत ही उसकी सीमा से अपनी सीमा मिलाता है यूक्रेन, और सुरक्षा की दृष्टि से यूक्रेन जो है यूएसएसआर के लिए खतरा भी बन सकता है। अगर वो नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस जो है दबाव बना रहा है, उस पर युद्ध छेड़े हुए है। अगर आप मतलब उसे बिल्कुल रोक दिया गया है कि अगर तुम नाटो में शामिल हुए तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, वो नहीं माना तो इसलिए युद्ध हुआ है। और ये युद्ध होने के पीछे का कारण भी यही नाटो ही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नाटो की स्थिति है जो उस समय थी, आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करती है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्टली आज के समय में दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। किसका तरीका अपनाया? गठबंधन का तरीका अपनाया कि भाई अमेरिका ने ना सैनिक गठबंधन करे। और सैनिक गठबंधन में आपने देखा कि नाटो तो करा ही करा, साथ साथ सीटो भी करा और सेंटो भी करा। अब सीटो कहाँ पर है? सीटो है एशिया के जो साउथ और ईस्ट वाला जो पार्ट है, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, वहाँ पर अमेरिका के द्वारा सीटो की स्थापना की गई। एक और दिलचस्प बात यही है दोस्तों, अगर आप आगे चलकर आसियान पढ़ोगे ना, तो आसियान की स्थापना में जो ज़्यादा क्या कहते हैं सहयोग था, वो अमेरिका के द्वारा था। क्यों? क्योंकि आसियान जो देश है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि इससे पहले सीटो वहाँ पर सैनिक अड्डे के तौर पे था। और इससे भी एक कारण और भी था कि चीन जो है ना, साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी 1949 के अंदर। यह आपको आगे के लेसन में मिलेगा दोस्तों, अभी उलझना नहीं, बस ये समझ लो कि आज मैं बोल रहा हूँ, अब आगे से आने वाले जब लेसन में पढ़ाऊँगा ना, तो आपको इस वाले लेसन को भी अटैच कर लेना और उस वाले लेसन को भी पढ़ लेना लेक्चर में, तो आपको और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कहने का मतलब 1949 के अंदर जो साम्यवादी क्रांति थी,
कहीं वो एशिया के अंदर प्रभाव ना छोड़े, इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर सीटो यानी एशिया के ईस्ट और साउथ में क्या बनाए, ईस्ट और साउथ के अंदर सैनिक अड्डे बनाए, जिसे सीटो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सीटो कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार एशिया के सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। एशिया के सेंट्रल में बगदाद भी कहा जाता है, बगदाद संधि भी कहा जाता है इसे, सेंटो को। आज के टाइम पे देखें तो दोस्तों सीटो और सेंटो नहीं है, परंतु नाटो आज भी आज भी है, अस्तित्व में है। तो यही समझना है दोस्तों कि ये सैनिक अड्डे क्यों बनाए जाते थे। देखो दोस्तों क्या है, अमेरिका जो है, मान के चलो अमेरिका है, अमेरिका अपने दुश्मन देश को जवाब देना चाहता है। अगर अमेरिका, मान के चलो अमेरिका चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है, तो क्या अमेरिका देश में, अमेरिका महाद्वीप में बैठे बैठे चीन को रोक सकता है क्या? सोचने वाली बात है, नहीं। इसलिए क्या काम करा कि उसने ऐसे सैनिक अड्डे बनाए जो अमेरिका के प्रभाव को रोक सके, ऐसे क्षेत्रीय संगठन बनाए जो चीन के प्रभाव को रोक सके। अमेरिका अपने घर बैठे बैठे ही चीन को मात देने की कोशिश कर रहा है, और वो किसी हद तक वो क्या कहते हैं, सिद्ध भी होता है, कोशिश उसकी सही भी साबित होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल है जो आने वाले भविष्य में आपको काम आएगा, इसका एक बेस तैयार करेगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, किताब अगर 12th क्लास के अंदर पहला लेसन नहीं पढ़ा तो आपने फिर क्या पढ़ा? सारा गणित तो सब, पूरी राजनीतिक विज्ञान का गणित जो है इस प्रथम अध्याय के अंदर ही जुड़ा हुआ है। सारे फॉर्मूले, सारी बेस जो है इसी अध्याय के अंदर है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, तो आपके लिए आगे के लेसन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीटो सेंटो की स्थापना की जाती है, ये सैनिक अड्डे बनाए जाते हैं, और कहा जाता है कि इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने, देखो सोवियत संघ बोल रहा है ना, सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों में मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंधों में मजबूत किए। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर अमेरिका एक्शन कर रहा है तो इसके रिएक्शन में रूस, यूएसएसआर और चीन भी कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो यही एक रीज़न है कि अमेरिका के द्वारा एक्शन जो है अन्य देशों के रिएक्शन के रूप में बदल जाता है, क्योंकि अन्य देश भी अमेरिका से अपने आप को पीछे नहीं करने, अपने आप को पीछे नहीं देखना चाहते। तो वो एक दौड़ में है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है दोस्तों, ये शीत युद्ध समय चल रहा है, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़ है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि नए स्वतंत्र देश उभर कर आते हैं, तो मानचित्र में भी इनके नक्शे के तौर पे देखे जा सकते हैं। ये वो देश है जो 1945 के बाद देश आज़ाद हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी आज़ादी प्राप्त करी है ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त होकर की है। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता नहीं थी कि वे इन स्वतंत्र देशों के साथ अपने, इन स्वतंत्र देशों को, यानी जो पहले जो गुलाम देश थे, औपनिवेशिक देश थे, इनको कंट्रोल में कर सके। क्योंकि युद्ध के अंदर, यानी 2 विश्व युद्ध लड़े गए। अब भाई युद्ध लड़े गए, उसके अंदर युद्ध, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा उन्हें, संसाधनों का नुकसान भी उठाना पड़ा, सामाजिक ताना बाना बिगड़ चुका था, हर चीज़ यानी इनका मतलब जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है, फ्रांस और ब्रिटेन जो है इनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था। तो जो देश धीरे धीरे आज़ाद होते चले गए उनको तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। इसलिए इन देशों को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देश भी कहा जाता है, यानी गुटनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। तो हाँ, इस आज़ादी को पाने के साथ खो ना बैठे, गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरारें भी पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ ने 1950 के दशक में के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई थी, और 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी लड़ा था। किन के बीच में बच्चे? यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में नहीं, चीन के बीच में। ठीक है। तो चीन और यूएसएसआर के बीच में भी युद्ध होता है। देखो दोनों देश साम्यवादी है, परंतु इन दोनों देशों के बीच में किस मुद्दे को लेकर युद्ध होता है? जमीन के टुकड़े को लेकर। ये ठीक है, सीमा भूभाग को लेकर, इस भूभाग पर आधिपत्य को लेकर कि ये क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इस मसले को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ था। इस दौर में की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। जाहिर सी बात है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास भी होता है, इसे हम आगे के लेसन में अच्छे से भी पढ़ेंगे। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। यानी जाहिर सी बात है, जिस समय ये देश आज़ाद हुए, पहली बात तो ये समझो कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपीय देशों ने मिलकर क्या बनाया था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है, इनके सामने एक चैलेंज था दुनिया के सामने। इनके सामने दुनिया में एक चैलेंज था। वो किस प्रकार का था? शीत युद्ध जैसा।
अभी आप पढ़ चुके हो कि महाशक्तिशाली देशों ने छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। अच्छा, इसी नीति से बचने के लिए इन जो महाद्वीपीय देश है इन्होंने एक गुट बनाए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आती है जवाहरलाल नेहरू की। उनके द्वारा ही क्या कहते हैं गुटनिरपेक्ष नीति जैसा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और इस गुटबाजी से यानी महाशक्ति यानी साम्यवादी और पूंजीवादी इन दोनों ही विचारधारा से अपने आप को अलग रखने के लिए ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाए रखा जा सकता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये देश 1945 के बाद अभी अभी आज़ाद हुए हैं और फिर से किसी विचारधारा में बंध जाने का मतलब है अपनी आज़ादी के साथ समझौता कर लेना? क्या इनकी आज़ादी का यही मतलब था कि अभी आज़ाद हुए फिर दूसरे की, जैसे आज़ाद होंगे फिर दूसरे की विचारधारा में बंध जाना? ऐसा तो नहीं था ना। तो दोस्तों, इन देशों ने जो अभी आज़ाद हुए थे यानी गुटनिरपेक्ष जो देश हैं जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, इन देशों ने बड़े सोच समझ कर ही गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था ताकि ये शीत युद्ध के प्रभाव को भी कम कर सकें। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है और एक अच्छा क्वेश्चन है कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर अपने परमाणु हथियार और अपने स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थे कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। जाहिर सी बात है, ये देश तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं। आखिर क्यों उनकी महाशक्तियों को इन छोटे छोटे देशों की ज़रूरत पड़ गई? इसके पीछे का कारण था संसाधन, सेना को लेकर और भू क्षेत्र को लेकर यानी जियो पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है। इन सभी मसलों को लेकर जो महाशक्तिशाली देश हैं, इसलिए इन छोटे छोटे देशों की ज़रूरत पड़ी थी। परंतु इतना कोई मेजर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इनके बिना ये जी नहीं पाते या इनकी ताकत बन ही नहीं पाती। इसके पीछे के अन्य रीज़न हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे छोटे देश निम्नलिखित कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब वे कैसे काम के थे ये देख लेते हैं। पहला है का, ठीक है, यानी ए, महत्वपूर्ण संसाधन। जाहिर सी बात है, संसाधन जिसके पास ज़्यादा होंगे वह अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर कर लेगा। जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया। आप जानते हैं ना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या कहते हैं मध्य एशिया के अंदर बनाई गई थी, लद्दाख संधि के नाम से भी जानी जाती है। वहाँ पे तेल की मात्रा प्रचुर मात्रा में है और अमेरिका यूएसएसआर की हमेशा ये होड़ रहती थी कि कौन ज़्यादा पहले कौन कंट्रोल करेगा। तो इसी चीज़ को लेकर 1979 के अंदर जो है यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप भी करा था। तो वो भी समझना है कि वो क्यों कर रहा है और अमेरिका भी कंट्रोल करना चाहता है। तो अमेरिका भी किस प्रकार से एशिया के अंदर अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया। अब दूसरा आता है भू क्षेत्र की ज़मीन, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। भू क्षेत्र मैंने बताया ना, अमेरिका से बैठे बैठे चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, ना ही वह यूएसएसआर का मुकाबला कर सकता है। इसलिए उसने नाटो बनाई, ठीक है ना, ताकि वो अपने देश में बैठे बैठे दुश्मन देश का से मुकाबला कर ले घर बैठे बैठे। ताकि अपनी ज़मीन तो वो अपनी ज़मीन का कैसे इस्तेमाल कर सकता है दूसरे देश के खिलाफ, इसलिए उसने दूसरी देश की ज़मीन का इस्तेमाल करा। तो भू क्षेत्र यहाँ पर आ गया। सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। क्या कर सकें? जासूसी कर सकें। सैनिक ठिकाने बनाए गए थे ना, आपको पता है, सीटो सेंटो नाटो सीटो सेंटो। यहाँ से एक तरह से एक दूसरे की जासूसी की जा सकती है। और आर्थिक मदद, पैसों से मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल हुए बहुत छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे, सेना के खर्चे के लिए भी मदद करते थे। जाहिर सी बात है, बिना पैसों से कैसे काम हो सकता था, तो छोटे छोटे देशों से भी आर्थिक मदद ली गई थी। यह ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए जरूरी भी बन गया था। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यहाँ संकेत मिला था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। क्या कर रही है? आपसी युद्ध भी जीत रही है। शक्तियों के तौर पर भी महाशक्ति जो है विचारों में भी अपने आपस में युद्ध जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे, यानी कहने का क्या मतलब है, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र, यानी जो कि अमेरिका को उदारवादी लोकतंत्र के तौर पे चिन्हित किया गया। उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद के तौर पे चिन्हित किया गया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन आ जाता है कि उदारवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश कौन सा था शीत युद्ध में या आज भी, तो वह है अमेरिका देश, जो कि दुनिया के अंदर एक नेतृत्व की डोर संभाले हुए है।
ठीक है, और समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। या नहीं, ये बात कही जा रही थी, देखो समझने वाली बात ये है कि एक देश का ये मानना था कि भाई हमारे लिए उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद बेहतर है, और कुछ देश कह रहे थे कि नहीं, हमारे लिए समाजवाद साम्यवाद ज़्यादा, साम्यवाद जैसे देश, मतलब साम्यवाद जैसी विचारधारा बेहतर है। तो अपनी विचारधारा, जहाँ उन्हें विचारधारा सुटेबल लग रही थी, उसी आधार पर वह अपने जो महाशक्तिशाली देश है उनको चॉइस कर रहे थे, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे थे। परंतु ऐसा नहीं कि सबने अपनी मर्जी से करा था, महाशक्तियों ने भी अपनी मर्जी चलाई थी, उन देशों को अपने हाथ, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी थी, जो उनके सामरिक तौर पे जो उनको एक बढ़त बना सकता है, उन देशों पर उन्होंने बलपूर्वक अपना कंट्रोल करा था, ठीक है। तो साम्यवाद से बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। ये कहा जा रहा है कि जो साम्यवाद और समाजवाद है ना, वो बेहतर है किसकी तुलना में, लोकतंत्र और पूंजीवाद की तुलना में। ऐसे देशों का मानना है जो साम्यवादी देश के अंदर जाना चाहते हैं, और जो पूंजीवादी विचारधारा में जाना चाहते हैं, जो अपने आप को उदारवादी या लोकतंत्र के हिमायती हैं, वे अमेरिका के पक्षधर में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही थी दुनिया के देशों के अंदर। जो शीत युद्ध का जो दायरा था ना, वो अन्य देशों में भी सिमटता आगे जाता बढ़ता हुआ दिखेगा, कि किस प्रकार से आगे के जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे युद्ध छोटे छोटे होते हैं, परंतु वो युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में रूप नहीं बदलते हैं। समझ में आ रहा है। और अभी तक जो हमने पढ़ा है ना इस टॉपिक के दौरान, तो हमने यही समझने की कोशिश की है, जो छोटे छोटे देश हैं ना, वो अपने अपने को सुरक्षा की गारंटी के लिए, अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए, या जो सुटेबल देश है, जो उनकी विचारधारा को लेकर सुटेबल देश है, उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महाशक्तियों के भी कहीं ना कहीं हित छुपे हुए थे, ठीक है, जिसलिए उन्होंने जो छोटे छोटे देश हैं उनसे अपने हाथ मिलाए थे और अपनी ताकत को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर, मेरा ये टॉपिक, ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ उसे बताइए, लिखिए नीचे कमेंट में, बताइए कि क्या आपको कमी रह गई है। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को फिर से समझाना है मुझे, या इस शब्द को बेहतर तरीके से और समझाना है, तो मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि आपको जो भी चीज़ समझ में आ रही हो उसे आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि उनको भी इस मतलब इस जो समझ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।